तो आज हम लोग भाषा के इतिहास और हिंदी भाषा का उद्भव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा की शुरुआत हुई कैसे थी। तो स्टार्टिंग फेज़ में जब मानव का विकास शुरू हुआ था, उसी समय भाषा का विकास होना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति को, मनुष्य को भोजन की आवश्यकता सबसे पहले पड़ी होगी, उसी तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ी ही पड़ी होगी। तो शुरुआत में माना जाता है कि जब मानव धरती पे आए और उनका धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। सांकेतिक भाषा से ही इतनी सारी लिपिबद्ध भाषाएं, बोलियां जो हैं विकसित हुई। सांकेतिक भाषा से के साथ साथ चित्रात्मक शैली में फिर लिपिक भाषा का विकास होना शुरू हुआ और वो बोली में आकर के तब्दील हो गया। फिर उसके बाद जो है भाषा जो है किसी भी मनुष्य सभ्यता या फिर कोई भी पुरानी सभ्यता, मेसोपोटामिया, हड़प्पा या फिर कोई भी सिविलाइजेशन हो, उसको जानने के लिए एक सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। क्योंकि भाषा की जानकारी हमें हो जाए तो उस समय की लिखी हुई हर एक बात में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। तो भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आता है। साथ साथ स्थिति और परिस्थिति के अनुसार, अब हम देखेंगे, संक्षिप्त में परिचय हम देख रहे हैं कि स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी भाषाएं और भाषा परिवार जो हैं पूरी दुनिया में विकसित हुई और उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार भाषा के कई प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से एक हमें देखने को मिलता है यूरेशिया। इसके साथ साथ जो है हमें यहाँ पे अगर देखेंगे तो अफ्रीकी, अमेरिकी और अन्य कॉन्टिनेंट में भी हमें अलग अलग भाषाओं का परिवार देखने को मिलता है। यूरेशिया जो परिवार है वो कितने भाषा परिवारों को अपने साथ लेकर के रखा है। यूरेशिया का अर्थ है यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को मिला करके देखें तो हमें भारोपीय परिवार देखने को मिलता है, चीनी परिवार, काकेसी परिवार, द्रविड़ परिवार और यूराल अल्ताई परिवार। इसके अलावा अन्य कई परिवार हमें देखने को मिलता है। तो द्रविड़ परिवार जो है भारोपीय परिवार के साथ साथ अपना विकास कर रहा था। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत जो है हमारा तमिल, तेलुगु, ये जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, कन्नड़ आदि। यूराल अल्ताई, काकेसी, चीन। हमें पढ़ना है हिंदी भाषा का उद्भव किससे हुआ, तो हम किसी स्पेसिफिक को लेकर के चलेंगे। फिर अफ्रीकी जो परिवार है उसमें सूडानी परिवार और बांतू परिवार देखने को मिलता है। साथ साथ अमेरिकी परिवार में अन्य और भाषाएं जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे प्रोफेसर अस्कोली महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अस्कोली महोदय जो है ध्वनि के आधार पर इनको दो भागों में बांटते हैं, सतम और केंटुम। ठीक है, तो सतम और केंटुम, सतम के अंतर्गत जो है संस्कृत आता है और केंटुम के अंतर्गत ग्रीक, इटालिक और लैटिन, मतलब कि जो यूरोपीय भाषाएं हैं उनको केंटुम कहा गया है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि जो शुरुआती दौर में हमें सतम और केंटुम जो भाषाएं मिलती हैं वो भाषाएं प्राचीन भाषाएं हैं और वो संयोगात्मक भाषा जो है होती थी। संयोगात्मक का अर्थ क्या होता है? संयोगात्मक का अर्थ होता है कि जिसे हम किसी भी तरीके से बोले, वाक्य रचना में हमें आवश्यक नहीं है कि उस वाक्य में जो रचना होगा वो एक सही क्रम में होना चाहिए। उसको किसी भी क्रम में सजाएंगे तो उसका अर्थ जो है एक जैसा ही निकलेगा। तो प्राचीन भाषाएं जो हैं ग्रीक, ग्रीस, इटालिक वगैरह और संस्कृत, ये सारी भाषाएं जो हैं संयोगात्मक भाषा थी। अब उसके बाद जो है इससे जो आधुनिक भाषाएं विकसित हुई वो भाषाएं वियोगात्मक भाषा के रूप में विकसित हुई। फिर उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि भाषा परिवार किस तरह से विकसित होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि भाषा में जो है यूरेशिया, जिससे हमारा हिंदी का विकास होता है, उसके बारे में। तो यूरेशिया के साथ साथ अमेरिकी, अफ्रीकी और अन्य भाषा परिवार जो हैं विकसित होना शुरू हो गई थी। यूरेशिया के अंतर्गत हमें द्रविड़ परिवार, जिसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु ये सब जो है भाषाएं देखने को मिलती हैं। भारोपीय परिवार, चीनी परिवार, जापानी परिवार और काकेसी परिवार, ये जो परिवार देखने को मिलता है इसके बारे में हम जरूर लिखेंगे अगर एग्जाम में लिखना हुआ तो। हमारा जो हिंदी का विकास होता है वो भारोपीय परिवार से होता है। भारोपीय परिवार में दो परिवार सम्मिलित हैं, भारतीय ईरानी परिवार और यूरोपीय परिवार। यूरोपीय परिवार के अंतर्गत इटालिक, ग्रीक और ग्रीस ये जो भाषाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में मैंने इसके पहले ही बता दिया है। फिर इसके बाद जो है भारतीय ईरानी परिवार जो है हमारा हिंदी के विकास में मददगार होता है। भारतीय और ईरानी परिवार जो हैं इसके अंतर्गत भारतीय आर्य भाषाएं और ईरानी आर्य भाषाएं हमें देखने को मिलती है। अब इन दो भाषाएं
ईरानी आर्य भाषाओं में भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन जो है आर्य भाषा में विभक्त किया गया है। ईरानी आर्य भाषा में अवेस्ता नामक एक ग्रंथ है जिसमें जो सबसे पहले रचित है। उसी तरह भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उसमें सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद के तरह ही अवेस्ता भी रचित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें बहुत सारे शब्द बिल्कुल सेम होंगे और कुछ शब्द कुछ हद तक एकदम समानता होगी उसमें। ऋग्वेद जो है वो लगभग 2500 से लेकर के 1500 BC के आसपास का माना जाता है। बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग इसकी डेट होंगी। अब क्या है कि भारतीय परिवार में हमें क्या देखने को मिलता है, तो भारतीय परिवार में हमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं, 3 भागों में हम बांटते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाओं को विभक्त किया गया है तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना गया है। और जो विभक्त किया गया आधुनिक कालीन को तो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो है भाषा का जो विकास हो रहा है वो कौन सा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अब हम बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, हमें फोकस करने की ज़रूरत है आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं पे। तो आधुनिक को हम लोग स्पेसिफिक पढ़ेंगे क्योंकि उसमें हिंदी का विकास अच्छे से बताया जाएगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं, वैदिक संस्कृत, संस्कृत के 2 रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है वो वेदों में लिखा गया है। वेद 4 होते हैं, कौन कौन, तो पहला ऋग्वेद और दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद जो हैं जिसमें भाषा जो लिखी गई हैं उसे हम लोग वैदिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत जो कि बहुत हद तक सामान्य जन नहीं जानते थे, लेकिन ये जो है वैदिक संस्कृत से कम कठिन थी। वैदिक संस्कृत जो है इसमें कठोरता और संगीतमय ये दोनों इसमें विद्यमान थी, लेकिन लौकिक संस्कृत आते आते जो गेय शैली है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लौकिक संस्कृत में ग्रंथ रचे गए जो सामान्य ग्रंथ थे और वैदिक संस्कृत में वेद रचे गए। इसमें लौकिक संस्कृत में जो रचे गए वो हैं कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ले लीजिए, रघुवंशम ले लीजिए, भारवी का किरातार्जुनीयम ले लीजिए, माघ का शिशुपाल वधम ले लीजिए, वाल्मीकि का रामायण ले लीजिए। रामायण जो है प्राचीन ग्रंथ है लौकिक संस्कृत का। महाभारत ले लीजिए, ये सब जो हैं किस में रचे गए हैं, लौकिक संस्कृत में रचे गए हैं। फिर उसके बाद हम मध्यकालीन आर्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो हम 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसमें 3 भाषाएं देखने को मिलती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का जो टाइम है वो 500 से 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। फिर अब इसमें जो है स्पेसिफिक पाली जो है बुद्ध की भाषा मानी गई है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं और भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो भी पाली भाषा में ही दिया था। प्राकृत भाषा जो है हम महावीर का भाषा मानते हैं, क्योंकि जितने भी आगम ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में ही रचे गए हैं। अपभ्रंश जो है वो प्राकृत से विकसित होता है और अपभ्रंश का मतलब होता है बिखरा हुआ, टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ रूप जो है वो चीज़ है। फिर अपभ्रंश में भी भाषाओं का विकास होता है और उसकी स्पेसिफिक नोट्स होते हैं, ठीक है। फिर आधुनिक कालीन आर्य भाषा के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।